आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में आज एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए इतिहास विषय की श्रृंखला आपके लिए लेकर लगातार आ रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम मौर्य वंश सम्राट अशोक को समझेंगे। मुझे ये लगता है कि यह पेट एग्ज़ाम के छात्रों के लिए उपयोगी है, उससे ज़्यादा कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए सामान्य अध्ययन में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आइए हम अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि मौर्य वंश सम्राट अशोक को समझने के लिए हमने इसे कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे मौर्य वंश सम्राट अशोक का परिचय, सम्राट अशोक के अभिलेख को हमने 3 भागों में आपके लिए डिवाइड किया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। इसके साथ साथ टॉपिक बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, हमने प्रशासनिक व्यवस्था देखी है, सैन्य व्यवस्था और मौर्य वंश तथा सम्राट अशोक की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और यदि मुझे कुछ लग रहा है कि वीडियो के अंत में कुछ फैक्ट छूट रहे हैं तो उन फैक्ट को हम एक अन्य सेगमेंट्स में रखेंगे, उसके साथ हम आपके बीच में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम परिचय की बात करें, देखिए सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश सम्राट अशोक के संदर्भ में पहला सेगमेंट आपके लिए क्या है, परिचय। अगर परिचय की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा भारत महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले, ने क्या बताया कि हमारा भारत महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले समय लगभग रहा होगा 6वीं शताब्दी। क्या है कि समय रहा होगा लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। समय क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उस समय हमारे भारत में 16 महाजनपद थे। क्या, 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में एक जनपद था जिसका नाम था मगध। क्या नाम था, मगध। अगर हम वर्तमान समय में मगध की बात करें तो यह बिहार के दक्षिणी भागों में स्थित है। कहां पर स्थित है, यह वर्तमान समय में अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिहार का दक्षिणी भाग आता है। क्या है, बिहार का दक्षिणी भाग। हम किसकी बात कर रहे हैं, मगध की लोकेशन की, कि वर्तमान समय में ये मगध बिहार का दक्षिणी भाग था। ठीक है। इस मगध के पूर्व में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अंग। क्या नाम था, अंग। और इसकी राजधानी स्थित हुआ करती थी चंपा। और मगध के उत्तर में यह गंगा नदी बहा करती थी, यानी गंगा नदी के दक्षिण में और चंपा के पश्चिम में। और अगर इस मगध के दक्षिण में आएंगे तो यहां पर विंध्य पर्वतमाला स्थित थी। क्या स्थित था, विंध्य पर्वतमाला। और इस मगध क्षेत्र के अगर हम पश्चिम में आते तो एक नदी बह रही थी जिसका नाम था सोन नदी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि उत्तर भारत में जो मगध का क्षेत्र था, गंगा नदी के दक्षिण में, चंपा के पश्चिम में, सोन नदी के पूरब में और विंध्य पर्वत के उत्तर में। कहते हैं कि इस मगध महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी, गिरिब्रज। और इसके साथ साथ एक दूसरा नाम भी जाना जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राजगृह। यानी गिरिब्रज या राजगृह इस मगध साम्राज्य की भविष्य में चलकर राजधानी बनती है और
एक राजा था जिसका नाम था मगध। कहते हैं कि मगध नाम के राजा से इस साम्राज्य का नाम पड़ा मगध। थोड़ा सा अगर हम इतिहास की बात करें तो एक नाम आता है जिसका नाम था बृहद्रथ। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? बृहद्रथ। यह बृहद्रथ जो है वास्तव में मगध साम्राज्य का जो साम्राज्य के रूप में विस्तार हुआ है वह किसने किया है? बृहद्रथ ने किया है। इसलिए इतिहासकार जो है कहते हैं कि बृहद्रथ ने साम्राज्य के रूप में मगध राज्य को क्या किया था? स्थापित किया था। बृहद्रथ ने जो है बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद एक दूसरा राजा आता है जो बहुत महत्वपूर्ण राजा था। हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की बात करेंगे जिन्होंने मगध साम्राज्य को स्थापित कर आगे बढ़ाया है। उन प्रमुख राजाओं में सबसे पहला नाम किसका आता है? बृहद्रथ का आता है। और माना जाता है कि बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य को वास्तविक रूप में संस्थापित किया था, जिसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। और बृहद्रथ के बाद एक दूसरा सम्राट आता है जिसका नाम था बिंबसार। क्या नाम था? बिंबसार। और बिंबसार ने इस मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझिए। हमने क्या बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारतवर्ष में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। कहते हैं कि मगध एक राजा था, उसने मगध को स्थापित किया था या उसके नाम पर मगध का नाम पड़ा है। और यह वर्तमान समय में दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था। उस समय इस मगध साम्राज्य के उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा जो अंग की राजधानी थी, और पश्चिम में सोन नदी बह रही थी, तथा इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत मालाएं थीं। और मैंने बताया था कि इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। और इसका जो वास्तविक साम्राज्य के रूप में जिसने संस्थापित किया था इस मगध को, उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो है इसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। देखिए, जब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बृहद्रथ के बाद एक प्रतापी राजा और आता है जिसका नाम था बिंबसार। क्या नाम था? बिंबसार। बृहद्रथ के बाद अन्य प्रतापी राजा आता है जिसका नाम था बिंबसार। बहुत महत्वपूर्ण है। बिंबसार ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसने मगध में जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? हर्यक वंश। देखिए, हम अभी सम्राट अशोक पर ही आएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं जिससे कि सम्राट अशोक के संदर्भ में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह बेहतर तरीके से बन पाए। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में जो बिंबसार था इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो क्या है कि बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना की है। और एक कहानी बड़ी प्रचलित है, यहां पर मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि वैशाली में एक नर्तकी हुआ करती थी जिसका नाम था आम्रपाली। इसकी सुंदरता से बिंबसार अत्यधिक प्रभावित हुआ था और इसको अपनी राजधानी राजगृह ले आया। और इस नर्तकी से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। या इसको तक्षशिला भेजता है और तक्षशिला में इसने चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई की थी। और कहते हैं कि बिंबसार ने इस जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। वापस हम कहां आएंगे? बिंबसार।
बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कहां पर कर दी? मगध में। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है अजातशत्रु, और इसने बिंबिसार की हत्या करके जो है खुद शासन सत्ता को संभाल लिया। अजातशत्रु के बाद अगला जो शासक आता है मगध साम्राज्य का, उसका नाम था उदयभिद्र। क्या नाम था? उदयभिद्र। उदयभिद्र के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक, और कालाशोक के बाद जो अगला बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसे हम कहते हैं महापद्म नंद। महापद्म नंद, और इसने मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने क्या की? मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना की है। और महापद्म नंद के बाद नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। और कहते हैं कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें कहा जाता है कि चाणक्य की सबसे अधिक भूमिका रही है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और घनानंद को हरा देते हैं, और मगध साम्राज्य में नंद वंश समाप्त होता है और एक नया वंश स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मौर्य वंश के नाम से। और आज हमारा विषय किस पर है? किसको समर्पित है? इसी मौर्य वंश को। तो ये कुछ हमारा बैकग्राउंड था कि मगध साम्राज्य में किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना होती है। कि बृहद्रथ था, इसके बाद मगध में बिंबिसार आते हैं, इसके बाद अजातशत्रु, उदयभिद्र, शिशुनाग, कालाशोक, और इसके बाद नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और इसके बाद घनानंद आते हैं, और घनानंद अंतिम नंद वंश के राजा रहते हैं, और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश का संबंध किससे है? सम्राट अशोक से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा प्रतापी राजा था जिसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की, और खुद 322 ईसा पूर्व मगध का राजा बनता है। क्या है? मगध का सम्राट बनता है। और गद्दी इसने कब ली है? शासन सत्ता कब संभाली? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके उत्तराधिकारी आते हैं, जिनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की शासन सत्ता संभाली। और बिंदुसार के बाद कहते हैं कि अत्यंत प्रतापी राजा, जिसे क्या कहा गया? अशोक ने 269 ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की शासन सत्ता को आगे बढ़ाते हैं। कौन? अशोक। तो इसी सम्राट अशोक के संदर्भ में हम पढ़ेंगे आगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सम्राट
अशोक। ये गद्दी पर कब बैठते हैं? 269 269 ईसा पूर्व। और जब ये राजगद्दी पर बैठते हैं तो कहा जाता है कि ये राजगद्दी संभालने से पहले अवंती के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। वर्तमान समय में जो अवंती का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में मालवा पठार का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार है, वहीं का क्षेत्र है कौन? अवंती। और कहते हैं कि अवंती के क्या थे? राज्यपाल थे। और अवंती क्षेत्र की जो राजधानी है यह उज्जैन हुआ करती थी। ठीक है। तो सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में जब मगध साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं तो ठीक उससे पहले ये अवंती के राज्यपाल थे। और वर्तमान समय में ये मध्य प्रदेश मालवा का क्षेत्र है। और कहते हैं कि वहां की जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैन थी। सम्राट अशोक की अगर बात करें तो मास्की और गुजर्रा अभिलेख में क्या है? मास्की और गुजर्रा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। जब मास्की और गुजर्रा के अभिलेख का अध्ययन किया गया तो क्या देखा गया कि अशोक का नाम वहां पर क्या मिलता है? अशोक मिलता है। और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। कहां पर? पुराणों में। अशोक को जिस नाम से जाना गया था उसका नाम था अशोक वर्धन। तो इस प्रकार मास्की गुजर्रा अभिलेख में इन्हें अशोक कहा जाता है, परंतु पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना गया? अशोक वर्धन के नाम से जाना गया। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, कहते हैं कि इनकी माता का नाम शुभ्रादांगी था। जो इनकी माता हैं इनका नाम क्या था? शुभ्रादांगी था। और इनका बेटा था पुत्र का इन्होंने नाम महेंद्र रखा तथा अपनी बेटी का इन्होंने नाम संघमित्रा रखा। ठीक है, संघमित्रा। और कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त, जिसने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्राट अशोक ने जिस धर्म को अपनाया वह धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। और जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि यह एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है उपगुप्त। उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आइए अब हम आते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। अभिलेख क्या है? वह दस्तावेज हैं जो हमें सम्राट अशोक के संदर्भ में उनकी शासन व्यवस्था, उनकी न्याय व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था जैसी चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो यह जानकारी हमें किस रूप में मिलती, कहाँ से मिलती है? अभिलेखों के रूप में मिलती है। और सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? शिलालेख। क्या है? शिलालेख। दूसरा क्या है? स्तंभलेख। और अगला क्या है? गुहालेख। समझते हैं? गुहालेख देखिए, शिलालेख ये पत्थरों पर लिखे गए थे। किस पर लिखे गए थे? पत्थरों पर। वहां से अशोक के संदर्भ में जानकारी मिलती है
स्तंभ लेख, ये बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते थे और सम्राट अशोक उन पर अपने साम्राज्य की जानकारी अंकित करवाते थे। ऐसे बड़े स्तंभों को स्तंभ लेख कहा गया है। और दूसरा क्या है, गुहा लेख, जो गुफाओं में पत्थर होते थे, गुफाओं में पत्थर होते थे, उन पत्थरों पर जो है लिखा जाता था। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख क्या करते हैं, सम्राट अशोक के संदर्भ में हमें जानकारी प्रदान करते हैं और कहते हैं कि अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने बहुत बड़ा काम किया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा है। यह भी आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो शिलालेख हैं, कहा जाता है कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक शिलालेखों में जो लिपि प्रयोग में लाई गई है, उस लिपि का नाम क्या है, ब्राह्मी। ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी, क्या है, खरोष्टी, और खरोष्टी के बाद ग्रीक और ग्रीक के बाद अरमाइक, ये लिपियां हैं। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अशोक के शिलालेख थे उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। आइए मानचित्र के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो कहां कहां पर किस लिपि में मिले हैं। तो अशोक के शिलालेख या लिपि, ये कुछ आउटलाइन है। यहां पर हम आप सब जानते हैं कि यह वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र किसका आता है, अफगानिस्तान का। और ठीक ये वाला भाग किसका है, पाकिस्तान का। अफगानिस्तान को थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। ये वाला क्षेत्र क्या है, अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान के ये दक्षिण में क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान है, यहाँ ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे हुए क्या है, शिलालेख मिले हैं, ग्रीक और अरमाइक लिपि का यहाँ पर क्या है, प्रयोग किया गया। अगर हम पाकिस्तान में आएंगे तो जो शिलालेख मिलते हैं वहां पर जो लिपि प्रयोग की गई है, कौन सी है, खरोष्टी। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि, क्या है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। कहां पर, शिलालेखों में। अशोक के प्रमुख शिलालेख, देखिए जो पहला शिलालेख है, प्रथम शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं। क्या है, सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं, पहले शिलालेख में। और जो दूसरी बात है, इसमें क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है। बहुत बड़ी बात है कि उस समय भी पशु बलि का क्या है, सम्राट अशोक ने विरोध किया था। दूसरे शिलालेख की अगर बात करें, सेकंड शिलालेख या दूसरा शिलालेख, अगर इसकी बात करते हैं
तो इसमें मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्या है? मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की भी चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है किसमें? दूसरे शिलालेख में। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो शिलालेख है। क्या है? तीसरा शिलालेख, थर्ड यानी तीसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने राज्य अधिकारियों को आदेश दिया है। किसको आदेश दिया है? राज्य अधिकारियों को आदेश दिया है। और क्या कहा कि आप हर 5 वर्ष, हर 5वें वर्ष के अंत में जाइए और राज्य के दौरों, राज्य का निरीक्षण कीजिए। क्या कहते हैं कि हर 5 वर्ष पर 5वें वर्ष के अंत में जाइए और राज्य का क्या करिए? राज्यों का निरीक्षण करिए। यह इनके तीसरे शिलालेख में उत्कीर्ण किया हुआ है कि हर 5वें वर्ष के अंत में जाइए और अधिकारियों को सख्त निर्देश था कि आप राज्यों का क्या करिए? निरीक्षण करिए और देखिए कि कहीं कोई जनता परेशान, व्यथित तो नहीं है। इसके साथ कहते हैं कि यहां पर कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, अगर चौथे शिलालेख की बात करें तो धम्म घोष की घोषणा की गई थी। पहले भेरी घोष था। कहते हैं कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई थी। और धम्मम यानी धम्म घोष किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर हम आगे बढ़ें और 5वें शिलालेख की बात करें, 5वां शिलालेख, तो 5वें शिलालेख में कहते हैं कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, जिसका उल्लेख है। सम्राट अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इसी नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? 5वें शिलालेख में। तो महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम शिलालेख जिसमें सम्राट अशोक ने क्या बताया, लिखवाया कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं और उसमें पशु बलि की घोर निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में आते हैं तो मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है या चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। और तीसरे शिलालेख में अगर आते हैं तो तीसरे शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से अपने राज्य अधिकारियों को कहा था कि आप हर 5वें वर्ष के अंत में जाइए और राज्यों का निरीक्षण करिए और यह देखिए कि कहीं कोई जनता परेशान तो नहीं है, और यदि परेशान है तो उसकी मदद कीजिए। और इसके साथ साथ इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। और अगर हम चौथे शिलालेख में आए तो कहते हैं कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। कुछ ऐसा बताया गया है चौथे अभिलेख में। और 5वें शिलालेख की अगर बात करें तो ये क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति को समर्पित अभिलेख। आगे देखते हैं छठा शिलालेख। कहते हैं कि छठे शिलालेख में आत्म संयम की शिक्षा दी गई है। किसकी शिक्षा दी गई है? आत्म संयम की, कि व्यक्ति को आत्म संयमी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं 7वां शिलालेख। सातवें शिलालेख की अगर बात करेंगे तो अशोक ने अपनी तीर्थ यात्राओं का वर्णन लिखवाया है।
अपनी इसकी अपनी तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। ठीक है, कि 7वें शिलालेख में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख उसकी तीर्थ यात्राओं की जानकारी देता है, तो कौन सा है? 7वां शिलालेख। इसके बाद 9वां शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख मिला है? 9वां शिलालेख। और 9वें शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य को सच्चे शिष्टाचार को अपनाना चाहिए। किसको? एक सच्चे शिष्टाचार, यानी मनुष्य को क्या होना चाहिए? शिष्टाचारवान होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसने सच्ची भेंटों का, किसका? सच्ची भेंटों का भी इस शिलालेख में वर्णन मिलता है। और 9वें शिलालेख के बाद यदि हम 10वें शिलालेख की बात करें तो 10वां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक सीधे आदेश देता है। क्या कहता है? कि राजा तथा अधिकारियों को सदैव सदैव राजा तथा अधिकारियों को सदैव प्रजाहित में कार्य करना चाहिए। किसमें कार्य करना चाहिए? प्रजाहित में। इसके बाद हम अगले शिलालेख की बात करेंगे जिसका नाम है 11वां शिलालेख। क्या है? 11वां शिलालेख। और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? धम्म की। निश्चित ही धम्म शब्द का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। इसके बाद 12वां शिलालेख जो मिला है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति की गई है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। और 12वें के बाद अगला महत्वपूर्ण शिलालेख है जिसमें क्या है? जिसे क्या कहा गया? 13वां शिलालेख। और 13वें शिलालेख में कहते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। और बताते हैं इतिहासकार कि कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि सम्राट अशोक पिघल गया और व्यथित हुआ और परेशान हुआ। और उसी समय इसका हृदय परिवर्तन होता है। तो ये 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध के साथ साथ सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का जिक्र है, या हृदय परिवर्तन की क्या है? जानकारी मिलती है। किससे? 13वें शिलालेख से। बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में हम देखेंगे जो 14वां शिलालेख है। क्या है? 14वां शिलालेख है। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने क्या कहा है? कि व्यक्तियों को धार्मिक जीवन जीना चाहिए। ये कुछ शिलालेख हैं जिनका संबंध किससे था? अशोक से। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जो 6ठा शिलालेख है इसका संबंध किससे है? आत्मसंयम से है। 7वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वें शिलालेख में शिष्टाचार और सच्ची भेंट का वर्णन है। 10वें शिलालेख में सम्राट अशोक कहता है कि राजा और अधिकारियों को सदैव प्रजाहित में कार्य करना चाहिए। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि कलिंग युद्ध में इतना अधिक नरसंहार होता है कि सम्राट अशोक का हृदय पिघल जाता है। और उसके बाद उसी हृदय परिवर्तन का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में है। और 14वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मनुष्य को धार्मिक जीवन जीना चाहिए। शिलालेख के बाद अब हम आते हैं स्तंभ लेख
के ऊपर। अगर स्तंभ लेख की बात करें तो ये कुल संख्या में 7 हैं। कितने हैं? 7। ये स्तंभ लेख क्या होते थे कि सम्राट अशोक ने बड़े बड़े पत्थरों को एक स्तंभ रूप दिया था और इन पत्थरों के ऊपर अपने साम्राज्य की जानकारियों को लिखवाया था। चूंकि चौड़ाई कम थी, ऊंचाई अधिक थी, इसलिए ऐसे अभिलेखों को क्या कहा गया? स्तंभ लेख कहा गया। और इनकी संख्या कितनी थी? 7। जो पहला स्तंभ लेख है इसे प्रयाग स्तंभ लेख कहा गया। क्या कहा गया? प्रयाग स्तंभ लेख। और यह प्रयाग स्तंभ लेख मूल रूप से कौशाम्बी में मिला था। कहां मिला था? कौशाम्बी में। और वहां से इसको कहां लाया गया? इलाहाबाद। और इलाहाबाद के अकबर के किले में इसे रखा गया है। कहां पर? अकबर के किले में। ये गंगा और यमुना के संगम पर, यमुना नदी के किनारे ये अकबर का किला है। अगर आप इलाहाबाद रहते हो तो जरूर जाएं किसे देखने? प्रयाग स्तंभ लेख को। तो हमने क्या बताया कि कौशाम्बी में मिला था, लेकिन इसे अब कहां लाया गया है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में इसे कहां रखा गया है? अकबर के किले में। इसके बाद जो दूसरा स्तंभ लेख है इसे क्या कहा गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्या नाम दिया गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपरा से दिल्ली ले आया था और इसको दिल्ली में संरक्षित कर दिया गया है। और नाम क्या दिया गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अगर तीसरे स्तंभ लेख की बात करेंगे जिसे नाम दिया गया है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। क्या है? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसे जो है कहते हैं कि इसकी खोज 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय ने की थी। 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय ने इसकी खोज की थी और इसको फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया था। इसके बाद देखते हैं चौथा स्तंभ लेख। चौथा स्तंभ लेख, इस चौथे स्तंभ लेख को रामपुरवा स्तंभ लेख के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? रामपुरवा स्तंभ लेख के नाम से जाना गया। और कहते हैं कि कार्लाइल महोदय ने इसकी खोज की थी। किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? कार्लाइल महोदय ने। और यह वर्तमान समय में कहां पर स्थित है? बिहार के चंपारण में। और इसके बाद हम देखेंगे पांचवा स्तंभ लेख। और इस पांचवें स्तंभ लेख को लोरिया अरेराज के नाम से जाना गया। किस नाम से? लोरिया अरेराज के नाम से। और कहते हैं कि यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? बिहार के चंपारण में। और अगर छठे स्तंभ लेख की बात करें तो छठे स्तंभ लेख का जो नामकरण हुआ है इसे कहा गया है लोरिया नंदगढ़। क्या नाम दिया गया है? लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख। और यह स्तंभ लेख भी बिहार के चंपारण में स्थित है। और इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र अंकित है। क्या है? मोर का चित्र अंकित है। इससे प्रूफ होता है कि सम्राट अशोक के समय में जो है मोर अत्यंत महत्वपूर्ण पक्षी हुआ करता था। और सातवें स्तंभ लेख के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो सातवां स्तंभ लेख है ये सबसे लंबा है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो स्तंभ लेख होते थे यह लंबाई में अधिक होते थे और चौड़ाई में कम होते थे। और अभी तक जो मिले हैं संख्या में कितने मिले हैं? 7 मिले हैं। और इन स्तंभ लेखों से हमें मौर्य साम्राज्य या अशोक के शासनकाल संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आते हैं गुहा लेख। देखिए जो गुहा लेख हैं ये पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी और उन गुफाओं में भिन्न भिन्न जानकारियों को लिखा जाता था। चूंकि ये गुफाओं में लिखे जाते थे इसलिए ऐसे अभिलेखों को क्या कहा गया है? गुहा लेख कहा गया है। और इन गुहा लेख से भी हमें मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। देखिए ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे मौर्य वंश सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उनकी सैन्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का जिक्र करेंगे। और यदि कोई फैक्ट छूटता है तो उसे हम अन्य में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में।